क्या एक देश एक चुनाव पर विश्वास किया जा सकता है? क्या एक देश एक चुनाव संभव है? सिफारिश नंबर 1, पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हो। दूसरे चरण में लोकसभा विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव हो। पूरे देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची तैयार होनी चाहिए। सभी के लिए वोटर ID कार्ड भी एक ऐसा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दे दी है। उनके मंत्रिमंडल ने इस बात को मंजूरी दी है। सरल शब्दों में कहा जाए 5 सालों में एक चुनाव होगा, यानी कि 5 सालों में सभी विधानसभाओं और लोकसभा में चुनाव होंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहती हूँ। एक ऐसे देश में जहां चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है, जहां चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करता है, क्या यह देश एक चुनाव पर विश्वास कर सकता है? एक ऐसे देश जहां भाजपा लगातार इस देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, बयानों के जरिए, एक्शंस के जरिए, क्या एक देश एक चुनाव पर विश्वास किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप और हम सब जान लें कि भारतीय जनता पार्टी वही कदम उठाती है जिसमें उसका फायदा हो। तो ऐसे में क्या बाकी दल एक देश एक चुनाव का समर्थन कर सकते हैं? कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि यह संभव नहीं है और सिर्फ मुद्दों को भटकाने की साजिश है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। मगर मैं जानती हूं आपके जहन में सवाल होगा कि एक देश एक चुनाव क्या है? एक देश का चुनाव का मतलब है कि देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएं। इसके तहत पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों की विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। दूसरे चरण में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे। इसके लिए एक ही मतदाता सूची और वोटर ID कार्ड होंगे। क्या एक देश एक चुनाव संभव है? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगी, आपकी स्क्रीन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और एक देश एक चुनाव हो सकते हैं या नहीं, इस पर विचार किया गया। एक देश एक चुनाव को लेकर कई संवैधानिक और प्रशासनिक चुनौतियां हैं। इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। साथ ही चुनाव आयोग, सिविल सेवा और पुलिस प्रणाली में बदलाव करने होंगे। इसके लिए काफी धन की जरूरत होगी। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। अब यह चर्चा के लिए देश की जनता के सामने जाएगा। शीतकालीन सत्र में यह बिल भी आ सकता है, मगर सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह वजूद में कैसा आया। आपकी स्क्रीन पर एक एक करके दोस्तों, सबसे पहले कब बनी थी ये समिति, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। समिति के पास क्या जिम्मेदारियां थी? कोविंद समिति को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि यह देश में एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट दे। समिति ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। कैबिनेट का फैसला, मोदी कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा की गई और सैद्धांतिक तौर पर इसे मंजूरी दे दी गई। मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसका समर्थन किया था। जब मोदी सरकार ने 100 दिन पूरे किए थे, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। और याद कीजिएगा, 15 अगस्त के अपने भाषण में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था। अब आपके जहन में सवाल होंगे कि क्या क्या सिफारिशें हैं, तो एक एक करके आपके स्क्रीन पर वो सिफारिशें आ रही हैं। सिफारिश नंबर 1, पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हो। दूसरे चरण में लोकसभा, विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव हो। पूरे देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची तैयार होनी चाहिए। सभी के लिए वोटर ID कार्ड भी एक ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, इस मुद्दे को लेकर विरोध शुरू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी आपके स्क्रीन पर क्या यह बयान दे रहे हैं, इस पर गौर कीजिएगा। देखिए, मैंने जब 2 जून 2018 को लॉ कमीशन को भी हम ये लिख कर दिए थे, और ये जो कोविंद कमेटी बनाई गई थी उसके सामने भी मैं खुद गया था, जिसमें हमने इस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की। और हमारा मानना यह है कि दिस इज़ अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज़ अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है आपको।
सरकार ये बोलती है कि आपके पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर को खर्चा होता है। पहले तो ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी पॉलिसी मेकिंग को जो डेवलपमेंटल है और रूटीन इन नेचर है उसको रोकता नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एक पिलर है हमारे भारत के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये वीक कंसिडरेशंस पर अगर सरकार, मोदी सरकार ये कह रही है कि हमको पूरे इलेक्शन एक साथ करा देंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक वायबिलिटी, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स अगर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस पे होगा तो ये तो अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके एब्सर्ड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फिर अगर आप ये बोलेंगे भाई सिविल सर्विस काम नहीं कर रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही है, निकाल दो, जुडिशरी में बहुत से केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी को बंद कर दो, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं, 2019 में जब उनको दोबारा कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने एमपीज थे, लोकसभा राज्यसभा, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और लेट हमारे जो सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। इलेक्शन होगा, अगर हैदराबाद पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो जाहिर है दिल्ली में जो भी जीत कर जाएगा क्या करेगा। असेंबली का तेलंगाना का इलेक्शन होगा तो भाई आप किसान को क्या देने वाले हैं, हाँ, आप कितने सोशल वेलफेयर के स्कूल्स खोलने वाले हैं, आप हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। तो बीजेपी यही चाहती है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन करवाकर रीजनल पार्टीज को कमजोर करके रख दिया जाए। और ये बार बार इनका आर्गुमेंट है कि नहीं हर थोड़े दिन का इलेक्शन हो रहा है, हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना, ये भारत के गरीबों का फायदा है। इसमें फायदा क्यों है बता रहा हूं मैं आपको। जब कभी भी चुनाव होता है नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं, जनता के हित में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है उनको, चाहे पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ उनको किसानों को देना पड़ता है। तो ये इलेक्शन होना जरूरी है क्योंकि जो भी सरकार होगी वो हमेशा अपने खड़े भी रहेगी जनता की खिदमत के लिए। अगर आप 5 साल के बाद पूरा चुनाव कराएंगे तो जनता का जो वोट का बार्गेनिंग पावर है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब हरियाणा को चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र को चुनाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कितने मर्तबा जाकर महाराष्ट्र में इनॉग्रेशन किया बताइए, कितने मर्तबा जाकर ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट का काम मैं कर रहा हूं, फाउंडेशन डाल रहा हूं। तो ये इससे भारत के गरीब मतदानों का, स्टेट्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब एक लेजिस्लेचर का एक टाइम है। अब तेलंगाना का इलेक्शन होगा 28 में, पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा 29 में, अब महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा अभी नवंबर में, 5 साल के बाद होगा, 29 में होगा, बिहार का इलेक्शन होगा बाद में होगा। आप कैसे सबको उसका टाइम कैसे खत्म करेंगे? आप होते कौन है टाइम खत्म करने वाले? एक लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा, तो उसका टाइम होगा ना, टाइम पर चलेगा, वो अपने टाइम पर खत्म होगा। आप कौन होते उसका टाइम खत्म करने के लिए? अब जीएचएमसी का है, अब उसका टेन्योर खत्म होने वाला है। आप बोलेंगे नहीं हम एक साथ कैसे कराएंगे? आप क्यों कराएंगे? अच्छा, बीच में अगर सरकार गिर गई क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे आप? तो ये भारत के जमहूरियत के लिए, भारत की फेडरलिज्म के लिए, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये ठीक नहीं है और गरीब जनता के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, युवाओं के लिए ठीक नहीं है।
पैसे तो हर इलेक्शन के लिए अलॉकेट होते हैं ना। विधान अब बिहार का या हरियाणा का हो रहा है, उसके लिए कश्मीर का हो रहा है तो पैसे अलॉट हो रहे हैं, महाराष्ट्र का होगा पैसे अलॉट होंगे, और फिर उसके बाद झारखंड का होगा पैसे अलॉट होंगे। तो ये नहीं ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। पैसे बचाने तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहे और दूसरे तमाम रीजनल पार्टी, छोटे पार्टी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसका करारा विरोध किया है कि ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि वह क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर क्या प्रतिक्रिया है अश्विनी वैष्णव की। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर। दोस्तों, एक बात तय है कि बिल को पारित करना बहुत आसान नहीं होगा। हालांकि लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत है, भाजपा के पास नहीं। हालांकि सहयोगी दलों में समर्थन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जनता दल यूनाइटेड के नेता इसके प्रति अपना समर्थन जतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं पार्टी के नेता राजीव रंजन, आइए सुनते हैं। को कैबिनेट की मंजूरी एक स्वागत योग्य निर्णय है। बार बार जो थोपे जा रहे थे चुनाव, उससे देश को निजात मिल पाएगा। और राजकीय कोष पर जो ये भार था वो काफी हद तक कम हो सकेगा। योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी, नीतियां बदस्तूर जारी रहेंगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और लोग मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में आ सकें। इसलिए ये एक ऐसा फैसला है जिसके दूरगामी नतीजे होंगे और देश को इसका व्यापक लाभ आने वाले वर्षों में मिल सके। मगर स्वाभाविक सी बात है, इसका पारित होना इसलिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात पर हमला कर रहा है कि इसका मकसद है संघीय ढांचे को नेस्तनाबूद कर देना। क्योंकि देश राज्यों, उनकी ताकत यानी संघीय ढांचे और केंद्र का ढांचा, इन दोनों को मिलाकर बना है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यह सब खत्म कर देना चाहती है। दोस्तों, अभी तो ये मामला सामने आया है, इस पर बहस और तेज होगी। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब मैंने जैसे बताया, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई कदम नहीं उठाती जिसमें उसका फायदा नहीं हो। राजनीतिक पक्षपात साफ तौर पर हमने पिछले 11 सालों में देख लिया है और हमने यह भी देखा है कि किस तरह से संस्थाएं पूरी तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक हैं, किस तरह से चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसलिए एक देश एक चुनाव, इस पर सवाल उठाना लाजमी है। हर गुजरते दिन के साथ इसकी एक एक परत खुलेगी। आगे क्या होगा? एक देश एक चुनाव पर बहस और तेज होगी, इस पर संसद में चर्चा होगी, लेकिन इसके पारित होना आसान नहीं होगा क्योंकि संविधान संशोधन की जरूरत होगी। विपक्ष इसका करारा विरोध कर रहा है। इस पर आम जनता का रुख भी महत्वपूर्ण होगा।